हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स, ध्यान दीजिएगा, यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स में जो 10 टॉपिक और 10 मैराथन का क्लास चल रहा था, तो ये आज आप लोग का लास्ट 10वां टॉपिक है। इस 10वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेखांकन अर्थात अकाउंटेंसी। इस ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में आपका बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट होगा, मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट तक खत्म, क्योंकि इसके बाद वाले सारे चीज़ों को आप लोग को पढ़ा दिया गया, मतलब एमसीक्यू करवा दिया गया। तो इतने टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है हमने अकाउंटिंग के टॉपिक में दिया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। एक चीज़ और ज़रूरी कहना था कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो होगा तुरंत आपको मिल जाएगा। साथ में यूपीएलटी ग्रेड का आप लोग का 10 टॉपिक 10 मैराथन का क्लास ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, उसके बाद से आप लोग को मॉडल पेपर दिया जाएगा। मतलब इस 10 टॉपिक से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया जाएगा, हो जैसे पेपर होता है वैसे पेपर की तरह से आप लोग का एक पेपर सेट तैयार किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का होगा, और उसको कराया जाएगा। 2 या 3 प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को एग्ज़ाम ही होने वाला है। अब समय ही कहाँ बच गया है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उस सेट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, बिना समय गंवाए ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों में अकाउंटेंसी अर्थात हम लोग का लेखांकन में, क्यों इधर हो रहा है, हाँ, लेखांकन में अकाउंटेंसी में 120, देखिए ये सही लिखा है, 120 एमसीक्यू क्वेश्चनों को लिया गया। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। पहले ही निगेटिव एक क्वेश्चन है हमारा, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही नहीं है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, बिल्कुल सही है, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन व्यवसाय का आधार है, बिल्कुल लेखांकन को व्यवसाय का आधार भी कहा जाता है। लेखांकन व्यवसाय की कला और विज्ञान है, बिल्कुल अकाउंटिंग हमारा क्या है, आर्ट एंड साइंस है, दोनों है। लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है, यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यही सही नहीं है। तो सही नहीं कौन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर हमारा, और दो क्वेश्चन का सेट ले चल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है। यह केवल वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड रखता है, वित्तीय जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करता है। यह वित्तीय जानकारी को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखता है, मतलब जितने भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करता है, उसका वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन करता है, संक्षेपण मतलब समराइजिंग करता है, एनालिसिस करता है और इंटरप्रिटेशन करता है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। लेखांकन क्या है, वित्तीय जानकारी को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, संक्षेप करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना ही लेखांकन। तीसरा क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली क्या है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, प्रत्येक लेन देन के केवल एक प्रविष्टि करना, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक लेन देन के लिए 2 प्रविष्टि करना, जिसमें एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट। दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको मिल गया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कि प्रत्येक लेन देन के लिए 2 प्रविष्टि करना, जिसमें एक प्रविष्टि को डेबिट और दूसरे प्रविष्टि को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है। इसमें सही के बारे में पूछा जा रहा है। सही क्या है, पुस्तपालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है, बिल्कुल नहीं। सीक्वेंस हमारा क्या है, पहले बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर हमारा ऑडिटिंग शुरू होता है, तो पहला गलत हो गया। पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन, बिल्कुल सही। बुक कीपिंग का कार्य जैसे ही समाप्त होता है वहीं पर लेखांकन का कार्य हमारा प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पुस्तपालन और लेखांकन में कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, कि पुस्तपालन के बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है।
अगला है कि संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नकद में परिवर्तित की जा सकती है वे कहलाती हैं। मतलब वो एसेट्स जिसे बहुत ही कम समय में कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी संपत्ति, मूर्तवान संपत्ति, तरल संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। उसे हम लिक्विड एसेट्स या तरल संपत्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, पक्का है। देखिएगा आप लोग को इस इतने क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाएगा आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अस्तित्व संबंधी अवधारणा से आशय है। अस्तित्व संबंधी अवधारणा का मतलब है पृथक अस्तित्व का कॉन्सेप्ट। पृथक अस्तित्व संबंधी अवधारणा से क्या आशय है? व्यवसाय निरंतर चालू रहेगा, ये चालू व्यवसाय की अवधारणा है, ये तो होगा नहीं। व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय से पृथक अस्तित्व होता है, बिल्कुल व्यवसाय का मालिक और व्यवसाय का एक अपना पृथक अस्तित्व, अलग अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मुद्रा में मापनी लेन देन वही दर्ज किया जाता है, मुद्रा मापन की अवधारणा हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, कि व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी है उसे बैलेंस शीट में फुट नोट माने नीचे नोट के रूप में दिखाया जाता है। ये कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है? लिखा है सारता की प्रथा, होगा नहीं। प्रकटीकरण की प्रथा, ये होगा। वसूली की अवधारणा, ये होगा नहीं। द्विपक्षीय अवधारणा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी को बैलेंस शीट में नोट के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा को हम क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का कारण है। लेखांकन पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा मतलब विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का मेन कारण हमारा क्या है? ऑप्शन में क्या कह रहा है? रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रकटीकरण की प्रथा, ये होगा नहीं। महत्वपूर्णता की परिपाटी, होगा नहीं। मुद्रा मापन की अवधारणा, ये नहीं होगा। पहला क्या है? रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत ही खिड़की सज्जा या विंडो ड्रेसिंग का कार्य किया जाता है, तो ये निषिद्ध करने का कारण है। क्या होगा? रूढ़िवादिता की प्रथा। लाभों की आशा न करे, सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करे, ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा गया है? लाभों की चिंता न करे, लाभों की आशा न करे, केवल संभावित हानियों पर ध्यान दे, यह प्रावधान किस अवधारणा के अंतर्गत कहा गया है? ऑप्शन में दे रहा है नियमितता की परंपरा, गलत। प्रदर्शन की परंपरा, गलत। रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत ये कहा गया है। सारता की परंपरा, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थोड़ा समय आप लोग पे कम दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन खैर, क्योंकि समय आप लोग के पास भी नहीं है, हमें भी बीकॉम वाले बच्चों के लिए पढ़ाना रहता है, अदर और भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी पढ़ाना रहता है। लेकिन खैर 10 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखिए। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियाँ एक समान रहती है, इसका कारण मैंने डिफरेंट वर्षों में जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है एक समान रहती है। इसका पूछ रहा है कि रीजन क्या है, इसका कारण क्या? नियमितता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, सारता की परंपरा। सही ऑप्शन इसमें हो नियमितता की परंपरा के अंतर्गत ही विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां जो पॉलिसीज होती हैं वो एक समान रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। जो हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा है इसके अंतर्गत हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन पूछ रहा है किस मूल्य पर किया जाता है? बाजार मूल्य पर नहीं भाई, लागत मूल्य पर नहीं भाई। लागत, बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में अधिक हो, बिल्कुल नहीं। बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में कम हो, इस मूल्य पर रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 12 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जा सकता? लिखा है कि वह कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार व्यवसाय का जो कार्यकाल है निश्चित नहीं किया जा सकता? क्या है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, सत्यापन की अवधारणा। सही ऑप्शन है चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्य निश्चित नहीं किया जाता है, इसलिए निश्चित नहीं किया। व्यवसाय अनिश्चित काल तक कंटिन्यू चलती रहेगी, ये हमारा चालू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
अवित्तीय लेन देनों मतलब जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का लेखांकन में अभिलेखन का कारण नहीं किया जा सकता। कह रहा है नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स है इसका लेखांकन में अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते। वो किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पूछा गया? उपार्जन अवधारणा, निरंतरता अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन। मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत ये कहा गया है कि अकाउंटिंग में लेखांकन में पुस्तकों में उन्हीं लेन देनों को लिखा जाए जिसे हम मुद्रा में माप सकें। इसलिए नॉन फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अकाउंटिंग में नहीं लिखे जाते। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वसूली की अवधारणा लागू होती है। जो हमारी वसूली की अवधारणा है वो किस दशा में पूछ रहा है कि लागू होती है? ऑप्शन में दे रहा है जब माल प्राप्त हो जाता है, नहीं भाई। जब माल के लिए आदेश हो जाता है, नहीं भाई। जब माल की सुपुर्दगी ग्राहक को दे दी जाती है, ऐसे दशा में वसूली की अवधारणा लागू होती है। लेनदारों से रोकड़ प्राप्त ये भी नहीं होगा। सही क्या है कि वसूली की अवधारणा कब लागू होती है? जब माल की सुपुर्दगी ग्राहक को दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन नीति रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ प्राप्ति के अधिकार के मध्य अंतर करती है? नीचे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है जो कैश रिसीप्ट और कैश रिसीप्ट के अधिकार के मध्य अंतर करती है? ऑप्शन में क्या है? मुद्रा मापन की अवधारणा, ये नहीं होगा। सतत अवधारणा, ये भी नहीं होगा। वसूली अवधारणा नहीं होगा। उपार्जन की अवधारणा के अंतर्गत ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर लिखा है कि वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना पूर्णांक में दिखाना आधारित है। मतलब ये है जैसे सपोज करिए 2335 रुपया 65 पैसा या 35 पैसा या 40 पैसा ऐसे है, मान के चलिए। तो वही कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेट में पैसे को छोड़ देना मतलब हम पैसे को साफ छोड़ दे रहे हैं, उसको राउंड ऑफ मतलब पूर्णांक में दिखाया जाता है। सपोज करिए 65 पैसा है तो उसको मान लिया जाएगा कि 35 की जगह पे 36 रुपया हो गया, और यदि 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसको राउंड ऑफ बोला जाता है। ये पूछ रहा है कि यह धारणा किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी गई है? लिखा है कि रूढ़िवादिता की परंपरा, सारता की परंपरा, निरंतरता की परंपरा, वसूली की सारता की परंपरा के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि राउंड ऑफ में पैसे को दिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लेखांकन क्या है? अकाउंटिंग हमारा होता क्या? अकाउंटिंग क्या है? इसमें दिया है कि केवल लेन देन का रिकॉर्ड रखना, वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करना, वित्तीय जानकारी को पहचानना, उसका मापन करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसे संप्रेषित करना हमारा क्या है? लेखांकन है। केवल वित्तीय विवरण ये नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तपालन माने बुक कीपिंग, लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन, व्यवसाय में वित्तीय प्रभावों का निर्धारण, आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन, इनमें से कोई नहीं। पुस्तपालन का मतलब होता है जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, लिख लेना, अभिलेखित करना, उसी को पुस्तपालन कहा जाता है। लेखांकन का पूछ रहा है अंतिम चरण क्या है? लेखांकन जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसका अंतिम स्टेप, अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन में दे रहा है लेन देनों की पहचान करना, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना, वित्तीय विवरणों का संप्रेषित करना, पुस्तकों में लेन देनों को रिकॉर्ड करना। जो लेखांकन का अंतिम स्टेप है ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए गए हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में जो टीचर्स के एग्जाम हुए हैं, चाहे LT ग्रेड के हो, चाहे PGT ग्रेड के हो, चाहे GSE ग्रेड को हो, या अपने स्टेट को हो, चाहे अदर स्टेट्स को, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सब आए हुए हैं। लेखांकन का जो अंतिम चरण होता है, इसका अंतिम जो चरण है वो वित्तीय विवरणों को संप्रेषित करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कितने नंबर पे थे भाई? अभी थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है ना। ये देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर वो नंबरिंग पढ़ने में मिस्टेक हो गया। लिखा है
हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा रूल है उसके अनुसार लेखा करने की विधि को हम पूछ रहा है कि क्या कहते हैं। लिखा है कि अंकेक्षण, पुस्तपालन, लेखांकन इनमें से कोई नहीं, उसको हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप में लेखा करने व उसका वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहते हैं? पुस्तपालन, अंकेक्षण, लेखाकर्म इनमें से कोई नहीं, सोच के बताइए क्या कहा जाता है? उसी को लेखाकर्म के नाम से हम जानते हैं। ऑडिटिंग या बुक कीपिंग तो कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वर्गीकरण करने की बात की है, सूक्ष्म बनाने के, समराइज करने की बात की है, तो लेखांकन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर। इसमें लिख रहा है कि लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता क्या है? मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की पूछ रहा है कि गुणात्मक विशेषता क्या होती है। ऑप्शन में दे रहा है प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, तुलनात्मकता। ये सही है। समझ, प्रासंगिकता, समयबद्धता ये गलत है। समझ होता ही नहीं है। प्रासंगिकता, विश्वसनीयता ये भी गलत है, क्योंकि 3 पॉइंट दिया है, तीनों में से एक गलत हो जा रहा है। प्रासंगिक, समयबद्धता, लागत, प्रभाविता ये भी नहीं होगा। सही, पहला ऑप्शन हमारा सही है। लेखांकन इन्फॉर्मेशन की जो गुणवत्ता विशेषता है, गुणात्मक विशेषता है, उसमें प्रासंगिकता और विश्वसनीयता, तुलनात्मकता आती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किन कारणों से, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनकी जरूरत किन कारणों से हुई? ऑप्शन में दे रहा है प्रबंधकों के स्वनिर्णय के लिए, नहीं भाई। लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए, ये सही दिख रहा है। संस्था के लाभ को कम करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है कि लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए ही हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है लेखांकन मानक है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कहा गया है कि लेखांकन नीति के चयन का ये आधार है। गलत। एक इकाई के द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का ये समुच्चय है, ये सही है। एक इकाई की स्थापना या प्रबंध करने का आधार है, गलत। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। लेखांकन मानक क्या है? एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन पॉलिसी का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय लेखांकन मानक 10, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में कहा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड होता है। लिखा है कि माल भंडारण का मूल्यांकन करने के लिए, सरकारी अनुदानों का लेखांकन करने के लिए, गलत है। अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अस्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है उसी से रिलेटेड 26 नंबर में। लिखा है कि स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। स्टॉक के वैल्यूएशन के संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेखांकन मानक बोर्ड ABC, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसकी स्थापना पूछ रहा है कि किन कारणों से की गई। ऑप्शन में दे रहा है कि भारत के चार्टर्ड जनरल ऑडिटर जनरल के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा, ICWA संस्थान के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा भारतीय मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेखांकन प्रमाप 3 का उद्देश्य क्या है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? लिखा है कि रोकड़ की प्राप्तियों और जानकारी देना, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना, ये भी उतना सही नहीं। रोकड़ और रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो सूचना दी गई उसका उद्देश्य है रोकड़ और रोकड़ से तुल्य परिवर्तन की इंफॉर्मेशन या सूचना प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। लिखा है कि ह्रास लेखांकन मानक निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो डेप्रिसिएशन के संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लागू होता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बात कही गई है
उस पर डेप्रिसिएशन से जो रिलेटेड है पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन किस पर लागू होता है? ख्याति पर नहीं भाई, मशीनरी पर लागू होता है, पशुधन पर लागू नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार तो मशीनरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लेखांकन मानक 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का संबंध पूछ रहा है कि किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का जो संबंध जहाँ तक बात है रहतिये का मूल्यांकन से होगा नहीं, मूल्य ह्रास लेखांकन से। ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन ये होना ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 31 नंबर, संभाव्य घटनाओं के लिए आयोजन मतलब कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाए जाने चाहिए, ये किस प्रमाप से संबंधित है? लिखा है संभाव्य घटनाओं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं के लिए आयोजन बनाए जाने चाहिए, ये किस प्रमाप से पूछ रहा है कि संबंधित है? ऑप्शन में क्या दे रहा है? ह्रास लेखांकन से नहीं, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से नहीं, आर्थिक चिट्ठे के बाद होने वाली आकस्मिकताएं जो घटनाएं से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आर्थिक चिट्ठे के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाओं से संबंधित हमारा संभाव्य दायित्व के लिए प्रायोजन किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन संबंधित है। पूछ रहा है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंज करने के प्रभाव की बात की गई है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में की गई है? ऑप्शन में दे रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में इस चीज़ की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 नंबर में कह रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम का हमारा मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दे रहा है कि वित्तीय लेन देनों को एक साथ खाते में दर्ज करना, ये नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि लेखांकन समीकरण हमेशा संतुलित रहे, ये सही दिख रहा है। वित्तीय लेन देन को दर्ज करने की त्रुटियों की संभावना को बढ़ाना, ये गलत है। वित्तीय लेन देनों को दर्ज करने वाले समय को कम करना, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित करना कि लेखांकन समीकरण हमेशा संतुलित, माने अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस में है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन समीकरण क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की गई है, तो आपको तो पता ही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। संपत्ति इक्वल टू देयता माइनस लायबिलिटी इक्विटी, ये होता ही नहीं है। ये ऑप्शन सही दिख रहा है कि परिसंपत्तियाँ इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी, मतलब टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस जो हमारी इक्विटी है। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, हानियों तथा व्ययों का नाम कीजिए। मतलब जितनी भी हमारी हानि हुई और जितनी भी हमारे एक्सपेंसेज हुए उसको नाम करिए। नाम मीन्स होता है डेबिट कीजिए। अब प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए, मतलब जितनी भी रिसिप्ट हमारी इनकम हो रही है उसको कह रहा है जमा मीन्स क्रेडिट करने के लिए। ये पूछ रहा है कि लागू होता है किस खाते पर? व्यक्तिगत खाते पर, वास्तविक खाते पर, अवास्तविक खाते पर, इनमें से कोई नहीं। नॉमिनल अकाउंट पर यह लागू होता है, अवास्तविक खाते पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक इसी तरह है कि पाने वाले को नाम मीन्स डेबिट और देने वाले को जमा मीन्स क्रेडिट। यह नियम लागू होता है, माने पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ये किस पर लागू होता है? व्यक्तिगत खाते पे, वास्तविक खाते पे, अवास्तविक खाते पे, इनमें से कोई नहीं। ये पर्सनल अकाउंट पर हमारा लागू होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि टोटल आपको मैं 1200 क्वेश्चन कराया, ये ध्यान दीजिएगा। सारे टॉपिक से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। पूरे यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले रहे हैं तो जरूर कुछ क्वेश्चन का आप लोग को हेल्प मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरे टॉपिक से कवर किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर। आइए पढ़ते हैं हम लोग कि संपत्तियों के मद का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को क्या कहते हैं? जो एसेट्स वाली जो मदें हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को किसी एसेट से या वस्तु, माने सामान या वस्तु से रिलेटेड जो भी होता है, व्यक्तिगत तो होगा नहीं, वास्तविक खाते उससे संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता नहीं?
डबल एंट्री सिस्टम में पूछ रहा है कौन पर्सनल अकाउंट नहीं है। यहाँ कह रहा है राम का खाता, ये पर्सनल अकाउंट है। वेतन खाता या नॉमिनल अकाउंट है। बैंक खाता ये भी पर्सनल है और देनदार का खाता ये भी पर्सनल है। इसमें जो भी नाम दिए गए हैं इसमें केवल वेतन खाता सैलरी जो अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए यही एक खाता है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यवसाय माल खरीदता है, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार जब कोई व्यवसाय माल खरीदता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। अब देखिए, व्यवसाय नहीं व्यवसायी होना चाहिए। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यवसायी माल खरीदता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। अब सोचिए, माल खरीदने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, या जो जिस पार्टी से उधार खरीदा है तो उसका नाम होता है। तो कौन सा खाता डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट, अर्थात क्रय खाता डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना, खरीद खाता डेबिट किया जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यवसायी, ये व्यवसायी है, माल बेचता है, ठीक उसका अपोजिट है, माल इसमें बेच रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। ऐसे सिचुएशन माल बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यदि उधार बेचा गया है तो उसका नाम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, बिक्री खाता, सेल्स खाता। खरीद खाता ये होगा नहीं, बिक्री खाता होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार लिखे जाते हैं। मतलब वो प्राइमरी जो एंट्री होती है, लेखे होते हैं, उसकी कौन सी पुस्तक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन तिथिवार, डे बाय डे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं। स्मारक पुस्तक, जर्नल, रोकड़ पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो वो जर्नल ही हमारा होता है जिसमें तिथिवार, क्रमवार, सीक्वेंस से एंट्रियाँ की जाती हैं। अगला है व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित है। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो पूछ रहा है कि किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन में दे रहा है संपत्ति और दायित्व से, इसमें होता नहीं है। खर्चे और हानि लाभ से, इससे नहीं होता है। वो देनदार और लेनदार से पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संगठन के सभी लेन देनों को सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस संगठन के सभी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे पहले पूछ रहा है सबसे पहले किस पुस्तक में दर्ज किया जाता है। लिखा है कि व्यापार खाते में बिल्कुल नहीं, लेखांकन समीकरण में बिल्कुल नहीं, मूल प्रविष्टि में, ये सही है, अंतिम प्रविष्टि में नहीं, मूल प्रविष्टि में। मूल प्रविष्टि का मतलब है कि सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं, जर्नल को ही हम मूल प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक से अधिक नाम और जमा करने की प्रविष्टि को क्या कहते हैं। मतलब जब एक से अधिक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट करने की प्रविष्टि को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दे रहा है मिश्रित प्रविष्टि, प्रारंभिक लेवी की प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि में से कोई नहीं। भाई वो मिश्रित प्रविष्टि, कंपाउंड एंट्री, ज्वाइंट एंट्री के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, एक समान बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको एक ही एंट्री पास की जाती है, चाहे वो सारे ट्रांजेक्शन डेबिट हो या क्रेडिट हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन दे रहा है इसमें। 45 नंबर में कह रहा है कि जब रोजनामचे में प्रविष्टि की जाती है तब क्या होता है। भाई जब रोजनामचे में प्रविष्टि की जाती है तो ऐसे समय में पहले परिसंपत्तियों का सूचीयन किया जाता है। बिल्कुल नहीं, जनरल एंट्री जब रोजनामचा में किया जाएगा तो काहे सूचीयन किया जाएगा। जिस खाते में नाम करना हो उसको पहले लिख दिया जाता है, मैंने डेबिट वाले को पहले लिख दिया जाता है। जिस खाते में जमा करना हो उसको पहले, जमा वाले को तो पहले लिखा ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसको डेबिट करना होता है उसे पहले लिख दिया जाता है। 46 नंबर है कि यदि सौदे का विश्लेषण और अभिलेखन उचित प्रकार हुआ है तो। लिखा है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है इसका एनालिसिस और रिकॉर्डिंग उचित प्रकार हुआ है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, सौदे के अभिलेखन में केवल 2 खाते का प्रयोग होगा, गलत। सौदे के अभिलेखन में केवल 1 खाते का प्रयोग होगा, गलत। कुल नाम की गई राशि कुल जमा की गई राशि बराबर होगी, बिल्कुल सही। मतलब जितने से हम डेबिट करते हैं उतने ही से हम उसे क्रेडिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर।
47 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ग्राहकों द्वारा लौटाए गए सामान को निम्नलिखित में से किस खाते में डेबिट किया है। मतलब एक ग्राहक के द्वारा यदि माल लौटा दिया जा रहा है, सामान लौटाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि किस खाते में उसे डेबिट किया जाता है। आवक वापसी खाते में, बाहर की ओर वापसी खाते में, खरीद लेखा में, ग्राहक खाते में। तो सही ऑप्शन क्या है? आवक खाते में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम रोजनामचा में मतलब जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम किस नाम से पूछ रहा है, जानते हैं। ऑप्शन में है निक्षेपण, ये होगा नहीं। रोजनामचाकरण, जिसको जर्नलाइजिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अभिलेखन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा रोजनामचाकरण मतलब जर्नलाइजिंग। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि जावेद को उधार बिक्री किया। जावेद नाम का भी कोई एक पर्सन है, उसको उधार बेचा। इसकी एंट्री क्या होती है? जावेद को उधार बेचा तो एंट्री क्या होगी? जावेद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखते हैं, जावेद खाते नाम, विक्रय खाता जमा। यही ऑप्शन सही है। जावेद को नाम, नगद खाता इसमें होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या है? पहला। मतलब एंट्री होगी जावेद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए। लिखा है कि चोरी, आग आदि से होने वाली हानि किस खाते के अंतर्गत आएगी? जैसे मान लो चोरी हो गया, आग से नष्ट हो गया, इससे होने वाली यदि हानि हो रही है तो पूछ रहा है कि किस खाते के अंतर्गत ये आएगी। ऑप्शन में दे रहा है वास्तविक खाता तो होगा ही नहीं, व्यक्तिगत खाता होगा नहीं, ये नाम मात्र का खाता होता है, क्योंकि आय व्यय लाभ हानि ये किससे रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि मजदूरों को मजदूरी दी। जब हम मजदूर को मजदूरी देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? मजदूरी खाता डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, मजदूरी खाता नाम और नगद खाता जमा, मतलब वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शनों को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंट्री पहला ही सही मिल गया। अगला है कि एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाएगा। जब भी एक मशीन को स्थापित किया जाए, कोई मशीन नहीं, कोई भी फिक्स एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फिक्स एसेट की यदि स्थापित किया जा रहा है और उस पर यदि कोई खर्च होता है तो व्यय, उस खर्च को, व्यय को डेबिट किया जाएगा। किस में किया जाएगा? स्थापना व्यय खाते में, विविध व्यय खाते में, संयंत्र खाते में, मतलब उस मशीन खाते में डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 53 नंबर में कह रहा है कि जर्नल से लेजर में किए गए हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब सपोज करिए कि हमने जर्नल बना दिया, दूसरे बार हमारा दूसरा प्रक्रिया होता है लेजर। जब जर्नल से हम लेजर में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो मतलब एंट्री करते हैं उसमें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग, लेजरिंग, उसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। जब एंट्री को, जर्नल की लेजर एंट्री को हम उसमें ले जाते हैं, खाता बही में ले जाते हैं, तो उसको प्रक्रिया को पोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 54 नंबर। लिखा है कि मुख्य बही जिसमें सभी वित्तीय लेन देनों को वर्गीकृत और सारांशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी मुख्य बही है जिसमें जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका क्लासिफिकेशन और समराइज किया जाता है, तो उसको हम किस नाम से पूछ रहा है कि जानते हैं? ऑप्शन में दिया है जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। तो उसको हम क्लासिफिकेशन जहाँ की बात आएगी तो वहाँ लेजर करना कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग, ध्यान दीजिएगा, जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष की योग से अधिक होता है, मतलब क्रेडिट पक्ष अधिक है और डेबिट पक्ष कम है, तो उस खाते के शेष को हम क्या कहते हैं? ऋणी शेष, धनी शेष, ऋणी धनी दोनों शेष के इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा शेष कहा जाता है इसको? उसको धनी शेष कहा जाता है। धनी मतलब क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्रेडिट जब अधिक होगा और डेबिट कम होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और डेबिट अधिक होगा, क्रेडिट कम होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण और संग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब उसी चीज़ का वही क्वेश्चन है, बस ये दूसरी जगह पूछा था कि जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? जर्नल है, खाता बही, लाभांश खाता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज हो गया। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खाता का नाम या जमा शेष होता है? कौन सा खाता है जिसका नाम मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों शेष होता है?
57 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा है कि साझेदारों का चालू खाता, क्रय खाता, कमीशन प्राप्ति खाता, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनर्स का हमारा करंट अकाउंट होता है, इसी का जो बैलेंस होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है। जो पार्टनरशिप पढ़ते होंगे तो देखते हैं उसमें साझेदार का करंट अकाउंट जब बनाते हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, उसका डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस आ सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा एक सेकंड। हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर लिखा है, ट्रायल बैलेंस किस पर आधारित होता है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है किस पर डिपेंड करता है। जर्नल के बाद, लेजर में पोस्टिंग के बाद, बैलेंस शीट के बाद, कि बैलेंस शीट और आय विवरण को शामिल करने के बाद। सही ऑप्शन है लेजर में जब पोस्टिंग कर दिया जाता है इसके बाद से हमारा ट्रायल बैलेंस का काम शुरू होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन में दिखाए जाने वाले अदत्त मजदूरी को समायोजन प्रविष्टि होती है। समायोजन में जो भी दिखाए जाने वाले जो अदत्त मजदूरी है, आउटस्टैंडिंग हमारा वेजेज है, इसका कहाँ दिया है, समायोजन में दिया गया है। ठीक है ना, समायोजन में जो दिया गया है आउटस्टैंडिंग वेजेज, इसका एडजस्टमेंट हम कहाँ करते हैं। ऑप्शन में आपके दे रहा है कि मजदूरी में जोड़ देंगे और दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। यही ऑप्शन सही दिख रहा है। सबसे पहले उसको वेजेज में जोड़ देंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा तो उस खर्चे में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उस आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर में दे रहा है कि कौन सी विधि में लेजर स्वयं संतुलित होते हैं। वो कौन सा मेथड है जिसमें जो हमारे लेजर्स होते हैं वो स्वयं संतुलित होते हैं, मतलब सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं। लिखा है डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल लेजर। सोच के बताइए किस में होते हैं। वो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हमारे जो भी लेजर होते हैं स्वयं संतुलित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि नगद विक्रय का लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है। हमारा जो कैश सेल है इसको पूछ रहा है किस सब्सिडरी बुक में इसका लेखा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा है कि विक्रय पुस्तक, क्रय पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। कैश बुक में ही हमारा कैश सेल का या किसी तरीके से कैश ट्रांजेक्शन होता है उसका लेखा हम कहाँ करते हैं, कैश सेल में करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे दे रहा है 62 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ऐसे व्यय जिसका पेमेंट हम कैश में करते हैं, उनका लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है, उसकी एंट्री हम किस सब्सिडरी बुक में करते हैं। क्रय पुस्तक में नहीं, विक्रय पुस्तक में नहीं, खुदरा रोकड़ बही में कहा जाता है, पेटी कैश बुक में उसका लेखा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया है। मतलब नीचे कुछ नाम लिखा गया है, वो कौन सी प्रविष्टि है, कौन सी एंट्री है जिसका लेखा हम मुख्य जर्नल में क्या करते हैं, नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, मुख्य जर्नल में हम नहीं करते। प्रारंभिक प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में करते हैं, अंतिम प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में करते हैं, समायोजन प्रविष्टि का मुख्य जर्नल में करते हैं, लेकिन जो उधार विक्रय किया गया है इसका लेखा मुख्य प्रविष्टि में न लेकर सेल्स बुक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। सहायक पुस्तकें क्या है, सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं। ऐसी पुस्तक जिसमें सभी प्रकार के लेन देन एक साथ दर्ज किए जाते हैं, क्या ये सब्सिडरी बुक है। ऐसे पुस्तक जिसमें विशेष प्रकार के लेन देन जैसे क्रय, विक्रय, रोकड़ अलग से दर्ज किए जाते हैं, यही सही दिख रहा है। केवल बिक्री वाले लेन देन, बिल्कुल नहीं, केवल क्रय वाले लेन देन। सही ऑप्शन क्या है इसमें, बी। सहायक पुस्तकों को मतलब होता है ऐसी पुस्तक में जिसमें विशेष प्रकार के ट्रांजेक्शन जैसे कि क्रय का है, उधार क्रय का है, उधार विक्रय का है, या रोकड़ का है, या किसी और चीज़ का है, क्रय वापसी का है, बिक्री वापसी का है, इसका अलग से लेखा उसमें किया जाता है, अलग बुक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते का नाम करेंगे, मतलब नाम मीन्स डेबिट करेंगे। मशीन यदि खरीदा गया तो एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वहाँ पे डेबिट करने की बात कर रही है तो रोकड़ खाता डेबिट करेंगे नहीं, मशीन खाते को डेबिट करेंगे, बाकी कोई खाता डेबिट नहीं होगा, तो मशीन खाता डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है
66 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 66 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ जमा किया गया, मतलब मालिक के द्वारा जो आहरित रोकड़ आहरण किया गया, आहरित मतलब होता है ड्राइंग किया गया, तो उसको कह रहा है जमा किया गया। जमा मीन्स क्रेडिट किया जाएगा। जब ड्राइंग यदि हमारी एंट्री होगी तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमारा कह रहा है जमा किया जाएगा। जमा भाई क्या किया जाएगा, सोचिए, रोकड़ का खाता में जमा किया जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डी। ठीक है। अंतिम प्रविष्टि जिसको फाइनल एंट्री के नाम से जानते हैं, सहायक पुस्तकों में दर्ज नहीं की जाती बल्कि कहाँ दर्ज की जाती है। जो हमारी फाइनल एंट्री होती है, कह रहा है कि जो सब्सिडरी बुक है उसमें दर्ज नहीं की जाती है बल्कि कहाँ दर्ज की जाती है। बताइए कहाँ दर्ज की जाती है भाई। रोजनामचा में की जाती है, सामान्य बही में, सहायक बही में से भाई उसे जर्नल में हम दर्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। इसमें कह रहा है कि मुख्य जर्नल में लेखा किया जाता है। जो हमारा मेन जर्नल होता है उसमें लेखा किया जाता है। किसका किया जाता है, समस्त बेचे गए नगद बेचे गए माल का बिल्कुल नहीं, समस्त क्रय का बिल्कुल नहीं, समस्त समायोजित और सुधार प्रविष्टियों का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मतलब जितने भी समायोजित और सुधार प्रविष्टियां हैं उसका लेखा हम कहाँ करते हैं, मुख्य जर्नल में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक ही प्रकृति के दो या दो से अधिक लेन देनों को एक साथ रोजनामचाकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब एक ही प्रकृति के, एक ही नेचर के दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन होता है, एक साथ रोजनामचाकृत किया जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। लिखा है संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि, पृथक रोजनामचा प्रविष्टि, खतौनी, इनमें से कोई नहीं। पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। लिखा है कि 3 खाने वाले रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है। जो 3 कॉलम इन कैश बुक जो हमारा है उसमें डिस्काउंट का लेखा किया जाता है। डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट का, व्यापारिक छूट का तो किया ही नहीं जाएगा, नगद छूट का ही किया जाएगा, मौसमी छूट इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कैश डिस्काउंट का ही लेखा हम 3 कॉलम वाला इन कैश बुक में करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन का नाम और जमा पक्ष का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो यह है एक, क्या है, यदि किसी लेन देन का नाम, नाम मीन्स डेबिट, और जमा पक्ष मतलब क्रेडिट पक्ष, अभिलेखन रोकड़ बही में लिखा है कि रोकड़ बही में किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। इसी को ना हम कंट्रा एंट्री के नाम से जाते हैं। जैसे बैंक से पैसा निकाला, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे एंट्रियाँ होती है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो इसका दोनों साइड में लेखा करते हैं, जिसको हम कंट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर में लिखा है कि खुदरा रोकड़ बही में प्रणाली अपनाई जाती है। जो हमारा खुदरा रोकड़ बही में है उसमें कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है उपार्जित प्रणाली, बिल्कुल नहीं, अग्रदाय प्रणाली, इम्प्रेस सिस्टम को अपनाया जाता है। रोकड़ बही तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, अग्रदाय प्रणाली को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तंभी रोकड़ बही में 3 कॉलम इन कैश बुक, उभय पक्ष जिसको कंट्रा प्रविष्टि कब जन्म लेती है। लिखा है 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में कंट्रा प्रविष्टि का जन्म कब होता है, किस सिचुएशन में कंट्रा एंट्री की जाती है। ऑप्शन में दे रहा है बैंक से रोकड़ निकाला, ये सही है। लेनदारों को भुगतान किया, ये नहीं होगा। बैंक से रोकड़ निजी उपयोग के लिए निकाला, इनमें से कोई नहीं। पहला ही सिचुएशन सही है। यदि बैंक से पैसा निकाला या बैंक में पैसा जमा किया तो ऐसे सिचुएशन में हम कंट्रा एंट्री 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर। लिखा है कि रोकड़ खाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोकड़ खाता किस तरह का खाता है, व्यक्तिगत खाता होगा नहीं, ये वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, खाता बही में लिए गए सभी खातों के शेष के विवरण को क्या कहते हैं। मतलब जो हमारे खाता बही है, जो हमारा लेजर है, उसके सभी खातों का जो बैलेंस होता है उसका जो हम विवरण बनाते हैं, उस विवरण को हम किस नाम से पूछ रहा है कि जानते हैं। सभी लोग जानते हैं किसके नाम से कहते हैं, तलपट के नाम से, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। पहले ही ऑप्शन सही है, इसलिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। 76 नंबर, 76 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस है पूछ रहा है, इसके बनाने के पीछे पर्पज क्या है, क्यों बनाया जाता है।
ऑप्शन में लिखा है समस्त खातों के शेष के लिए बिल्कुल नहीं, संपत्तियों और दायित्वों का तलपट जानने के लिए बिल्कुल नहीं, व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भी नहीं, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ही हमारा तलपट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तलपट पूछा जाएगा कि क्यों बनाया जाता है, तो लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नीचे कह रहा है कि निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है। कह रहा है कि निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती है। ऑप्शन में दे रहा है क्षतिपूरक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, लेखे संबंधी अशुद्धियां, उपयुक्त सभी। बताइए अशुद्धियों में से कौन सी अशुद्धियां हैं? लिखा है तलपट किस ये तो हो गया, हम यहाँ पे थे। निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं, मतलब कुछ अशुद्धियाँ, देखिए व्यवसाय में कुछ जब हिसाब किताब करते हैं तो दो तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट द्वारा प्रकट हो जाती हैं और ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है। तो यहाँ पूछ रहा है वो कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षतिपूरक अशुद्धि ये भी प्रकट नहीं होती है, सैद्धांतिक अशुद्धि ये भी नहीं होती है, लेखे संबंधी अशुद्धि ये भी नहीं होती है। यहाँ सारे ऑप्शन सही है, अर्थात 77 का हो जाएगा डी। तीनों ही अशुद्धियां तलपट के द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर। लिखा है कि यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तो लेखापाल खोलता है। मतलब जब ट्रायल बैलेंस का मिलान नहीं हो पाता है तो जो अकाउंटेंट होता है तो वो क्या खोलता है? आहरण खाता खोलता है, भूल चूक खाता है, पूंजी खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो वो भूल चूक खाता है खोलता है, जिसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस को किस चरण के बाद तैयार किया जाता है? जो हम ट्रायल बैलेंस है मतलब तलपट है, किस स्टेप के बाद तैयार किया जाता है? जर्नल के बाद किया जाता है, खाता बही में पोस्टिंग के बाद किया जाता है, कि वित्तीय विवरण बनाने के बाद किया जाता है, कि बैलेंस शीट बनाने के बाद किया जाता है? सही ऑप्शन क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है हमेशा खाता बही बनाने के बाद किया जाता है। अगला है कि तलपट बनाने की विधियां हैं। तलपट बनाने के कितने मेथड हैं भाई? योग विधि भी है, शेष विधि है, दोनों विधि है, सब विधि है। तो इस तरह से देखेंगे तो सारी विधियां सही हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर। इसमें कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस द्वारा किस प्रकार की त्रुटि को प्रकट नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन बदले बदले हैं। लिखा है कि ट्रायल बैलेंस द्वारा किस प्रकार की त्रुटि को प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। यदि किसी लेन देन को पूरी तरह से छोड़ दिया, इसको तो प्रकट कर ही नहीं सकते। यदि किसी लेन देन को 2 बार पोस्ट किया गया है, ये पकड़ा जाएगा। यदि पोस्टिंग गलत खाते में हो गया है लेकिन सही राशि में है, ये भी पकड़ा जाएगा। यदि किसी राशि को गलत तरीके से दर्ज किया गया, ये भी पकड़ा गया। पहला ही ऑप्शन सही है। यदि कोई ट्रांजेक्शन शुरू में ही बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है लिखने से, तो वो कभी भी तलपट में पकड़ाएगा नहीं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खाता शेषों में सम्मिलित करने वाले विवरण को क्या कहते हैं। लिखा है कि किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खाता शेषों को माने बैलेंस को सम्मिलित करने वाले जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हम उस स्टेटमेंट को तलपट के नाम से, ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ट्रायल बैलेंस में कौन से खाते शामिल होते हैं। जो हमारे ट्रायल बैलेंस में पूछ रहा है इसमें कौन से खाते शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक और नामांकित खाते, केवल नामांकित खाते, सभी प्रकार के खाते, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, तीनों प्रकार के खाते हमारे ट्रायल बैलेंस में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ट्रायल बैलेंस के संतुलित होने का क्या अर्थ है? जब मतलब ट्रायल बैलेंस जो बनता है उसका बैलेंसिंग होने का मतलब मैचिंग करने का, डेबिट क्रेडिट बैलेंस बराबर आने का क्या मतलब होता है? ऑप्शन में दे रहा है सभी लेन देन सही हैं, ये उतना सही नहीं है। सभी त्रुटियों में सुधार कर लिया गया, ये भी सही नहीं है। खाते के कुल डेबिट और कुल क्रेडिट बराबर हैं, जो अंगगणितीय सटीकता के संकेत देता है, लेकिन सभी प्रकार की त्रुटियों को नहीं। मतलब यह बताता है कि जो भी हमारे डेबिट और क्रेडिट है वो बराबर है और यह अंगगणितीय शुद्धता हमारी सही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसमें त्रुटि न हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन
85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जब किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष मतलब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो उस खाते के शेष को क्या कहेंगे। मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धनी शेष के नाम से जानेंगे ना, मैंने क्रेडिट बैलेंस के नाम से हम उसको जानेंगे ना। ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो क्रेडिट बैलेंस, और डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो डेबिट बैलेंस। 86 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन में दिखाए जाने वाले अग्रिम प्राप्त आय की समायोजन प्रविष्टि होगी। मतलब अग्रिम प्राप्त आय, कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उसको समायोजन में पूछ रहा है कि कहाँ हम दिखाते हैं। ऑप्शन में दे रहा है, आय में से घटाएंगे संपत्ति में लिखेंगे, आय में जोड़ेंगे संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, आय में से घटाएंगे और दायित्व पक्ष में जोड़ेंगे, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब समायोजन में कोई एडवांस प्राप्त हुआ है इसका समायोजन प्रविष्टि क्या होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा समायोजन में 2 जगह एंट्री होगी। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में मिलेगा ये, आप उसमें ढूंढिए। यहाँ एक क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पे क्या होगा। इसका एक सटीक फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। सपोज करिए कि ये जो लागत है और बिक्री, ठीक ना, जो लागत ऐसे समझिएगा, जो लागत का 20% होता है वो बिक्री का 16 सही 2/3% होता है। जो इसका 25% होता है वह इसका 20% होता है, और जो इसका 33.33% होता है वो इसका 25% होता है, और जो इसका आपका 50% होता है वो इसका 33.33% होता है। ये इस इक्वेशन है, इसको टेबल याद रख लीजिएगा। कह रहा है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 25%, तो लागत मूल्य का कितना होगा 33.33। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है उसको तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन में दे रहा है व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, बिल्कुल नहीं। व्यवसाय का लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना, यही सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, कि बिजनेस का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसके साथ साथ जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी करना ही अंतिम खाते का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है अंतिम खाते में आमतौर पर क्या शामिल होता है। जो कह रहा है कि फाइनल अकाउंट है इसमें आमतौर पे क्या क्या शामिल होता है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लाभांश खाता होता है, बैलेंस शीट होता है, यही सही है, यही तीनों शामिल होता है। जनरल लेजर शामिल नहीं होता, रोकड़ कैश बुक शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग खाते का मुख्य उद्देश्य क्या ज्ञात करना होता है। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम व्यापार खाते कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या ज्ञात करना। शुद्ध लाभ ज्ञात करना, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, सकल लाभ सकल हानि ज्ञात करना। सही ऑप्शन है सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करना ही ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि तलपट में प्रदर्शित मद व्यापार खाते के डेबिट में लिखी जाएगी। मतलब ऐसी मद जो तलपट में प्रदर्शित की गई है और व्यापार खाते में डेबिट में लिखी है, वो कौन सी मद है जो ट्रायल बैलेंस में है और ट्रेडिंग के डेबिट में लिखी जाती है। अदत्त मजदूरी, मजदूरी और वेतन, यही लिखा जाएगा। मजदूरी और वेतन में देखिएगा 2 चीज़ें शामिल है, मजदूरी और वेतन। मजदूरी जाता है ट्रेडिंग में, वेतन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन जिसका नाम पहले लिखा रहेगा वो वहीं जाएगा। मजदूरी और अग्रिम भुगतान इनमें से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है, मजदूरी और वेतन को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है यदि अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक को परीक्षण शेष मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दर्शाया गया है तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर का मतलब एडजस्टमेंट में है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं। तो लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में। यही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, नीचे वाले सारे ऑप्शन गलत है। यदि एडजस्टमेंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम को किस खाते में शामिल किया जाता है। कह रहा है
जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट हमारे इनकम्स होते हैं उसको हम किस खाते में दर्ज करते हैं। ऑप्शन दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में तो सारे डायरेक्ट इनकम को डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, लाभ हानि खाते में ही हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन है समायोजन प्रविष्टि एडजस्टमेंट एंट्री। समायोजन प्रविष्टि मतलब एडजस्टमेंट एंट्री अंतिम खाते तैयार करते समय क्यों की जाती है। लिखा है कि एडजस्टमेंट एंट्री अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनाते समय क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है। ऑप्शन में दे रहा है अधिक लाभ दिखाने के लिए, लेखांकन सिद्धांतों का सही पालन सुनिश्चित करने और सही विधि परिणामों को जानने के लिए, कर टैक्स बचाने के लिए, गलतियों को छिपाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्यों? कि जो समायोजन प्रविष्टियां हैं वो लेखांकन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और सही विधि फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री को करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 95 नंबर में दे रहा है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें पुनः बिक्री या रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जो पुनः सेल में या पुनः कैश में हम चेंज कर सकते हैं। ऐसी एसेट्स को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में है फिक्स एसेट मतलब स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, इनमें से कोई नहीं, उसे हम करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लिखा है कि वे संपत्तियां जिनका कोई मूल्य न हो, मतलब पूछ रहा है ऐसी एसेट्स जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो किंतु आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाती है, उसे आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। नाशवान संपत्ति, ह्रास योग्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति। उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसे हम आर्टिफिशियल एसेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य नहीं होता लेकिन बैलेंस शीट में हम उसको दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला एक क्वेश्चन है, लिखा है कि दायित्व यदि 25,000 रुपया है और पूंजी हमारी इतनी है तो संपत्ति कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे पीछे, एसेट्स इक्वल टू होता है लाइबिलिटीज प्लस हमारी जो होता है इक्विटी या कैपिटल। एसेट्स हमको ज्ञात करना है तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज हमारी कितनी है भाई 25,000 और कैपिटल हमारा कितना है 55,000। तो एसेट्स कितना आ जाएगा 5 2 7 1 8 80,000। ऑप्शन नंबर पे देखिए 80,000 कहीं दिखा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक इसी तरह है कि ट्रेडिंग खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसके मेन पर्पज क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन में दे रहा है कंपनी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ही नहीं हैं। सकल लाभ या हानि की गणना करने के लिए, इसी के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अंतिम पूंजी की गणना बिल्कुल नहीं, देनदारियों को सूचीबद्ध करना बिल्कुल नहीं। हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब कहीं ना कहीं एग्जाम में, मैं कई बार कहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम खाते का घटक नहीं है। कह रहा है कि फाइनल अकाउंट का फैक्टर नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट का फैक्टर है, लाभन खाता फाइनल अकाउंट का फैक्टर है, ट्रायल बैलेंस एक फाइनल अकाउंट का फैक्टर नहीं है, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का फैक्टर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का भाग नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाभ और हानि खाता क्या निर्धारित करने में मदद करता है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या निर्धारित करने में मदद करता है। सकल लाभ बिल्कुल नहीं, शुद्ध लाभ या हानि ये निर्धारित करता है। कुल संपत्ति देनदारी करता नहीं है। हमारा जो लाभ हानि खाता होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर है, 101 नंबर। इसमें कह रहा है कि तलपट में प्रदर्शित उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है जब ट्रायल बैलेंस में हम एक्रूड इंटरेस्ट को कहाँ दिखाते हैं। ऐसा एक्रूड इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया गया है। ऑप्शन में दे रहा है लाभ हानि खाते में बिल्कुल नहीं, जब ट्रायल बैलेंस में है तो आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में उसको दर्शाया जाएगा। और यदि यही समायोजना में रहता है तो पीएल में भी जाता और बैलेंस शीट में भी जाता। 102 नंबर क्वेश्चन है पसंद और वापसी पर बेचे गए माल, पसंद और वापसी पर बेचे गए माल का लेखा व्यापार खाते में होगा यदि इसका लेखा कर दिया गया हो। ध्यान से समझिएगा, पसंद और वापसी पर बेचे गए माल का लेखा व्यापार खाते में होगा यदि इसका लेखा कर दिया हो। अब ऑप्शन में इसमें दे रहा है कि क्या होगा,
विक्रय में से घटेगा ना भाई, अंतिम स्टॉक में से जुड़ेगा ना भाई, विक्रय में से घटेगा और अंतिम स्टॉक में जुड़ेगा, ये दोनों चीज़ें होंगी। मतलब उस सेल्स में से घट जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा, पसंद या पसंदगी की शर्त पर माल को बेचना। 103 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस अंतिम स्टॉक का क्या परिणाम होता है। ये एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है कि जब ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज जो ऐड कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद से यदि हम क्लोजिंग स्टॉक को हम घटा देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो वहाँ पे बिके माल की लागत आता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं ना। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला होता है, ठीक ना, नेट सेल माइनस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। 104 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है। लिखा है अनुपार्जित कमीशन को कहाँ दिखाया जाता है, बताइए। ऑप्शन में दे रहा है लाभांश खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर। ये नहीं लिखा है कि समायोजना में है कि तलपट में है। तो ऐसे सिचुएशन में माना जाएगा कि तलपट में है। जो अनएक्रूड जो कमीशन है, ठीक ना, अनएक्रूड जो कमीशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कमीशन में से हम घटा कर दिखाते हैं। पहला ये ऑप्शन सही। 105 नंबर क्वेश्चन है कि आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है, ये पूछ रहा है कि कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन में दे रहा है लाभांश खाते के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाभांश खाते के डेबिट में जाता नहीं है, लाभांश खाते के क्रेडिट में यहीं जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका क्या है, बी, ये लाभांश खाते के क्रेडिट साइड में जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि माल दान में दिया, ऐसा माल जो दान में दिया, माल का समायोजन होगा। अब इसकी एंट्री करेंगे तो क्या किया, कहाँ एड्स का एडजस्टमेंट है। माल जब दान में देते हैं तो खरीदा गया माल है हुआ, उसी में से ना दान दिए होंगे, तो सीधे से बात है कि खरीदना, जितना खरीदे होंगे उसमें से कम हो गया होगा। तो लिखा है कि स्टॉक में से घटाया जाएगा। स्टॉक में से क्यों घटाएंगे, अंतिम स्टॉक में जोड़ा जाएगा, ये भी नहीं होगा। व्यापार खाते में क्रय में से घटाएंगे। देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें परचेज लिखते हैं तो उसमें से क्रय में से उतना जितना दान में दिया है माइनस कर देते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किराया अभी भी भुगतान किया जाना है, मतलब रेंट जो अभी पेमेंट किया जाना है, मतलब बाकी है, तो उसे क्या माना जाएगा। प्रीपेड किराया, बकाया किराया, पूर्व किराया, समायोजित प्रविष्टि, बताइए उसे क्या माना जाएगा। उसे बकाया किराया माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐसा पेमेंट जो अभी देना बाकी है। ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर क्वेश्चन है, 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है आवक गाड़ी भाड़े को लिखा जाता है कैरिज इन वर्ड। दो तरीके के कैरिज इन वर्ड होते हैं, कैरिज इन वर्ड, कैरिज आउट वर्ड। कैरिज इन वर्ड होता है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, और कैरिज आउट वर्ड होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। तो लाभांश खाते में जाएगा नहीं, विक्रय खाते में से घटाया जाएगा, व्यापार खाते के डेबिट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। एक क्वेश्चन है, आरंभिक स्टॉक मैंने ओपनिंग स्टॉक 25,000, क्रय 20,000, क्रय वापसी 2,000 रुपया, मजदूरी 2500, अंतिम स्टॉक इतना, तो बिके माल की लागत कितना। तो फार्मूला इसका होता है ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारा ऑलरेडी दिया है 25,000, परचेज इसमें से दिया गया है 20,000, इसमें से क्रय वापसी दिया है परचेज रिटर्न, ये कितना है 2,000, घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18,000, और वेजेस दिया गया है हमारा कितना 2500, ठीक है। इसको इतना जोड़ दीजिए, 005, 8 2 10 5 15, 2 1 3 1 4। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिया है 10, तो बचेगा कितना 35,500। यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो ये देखिए दिया है 35,500, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ये फार्मूला है, पीछे एक था क्वेश्चन फार्मूला वाला, उससे चेक कर लीजिएगा, वही फार्मूला हमने यूज किया। 110 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, सकल लाभ यदि 50,000 है और बिके माल की लागत 40,000 है, तब बिक्री का कुल मूल्य क्या होगा। तो सेल्स का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है 40,000 और बिके माल की लागत 50,000, बराबर कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 का ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
111 कह रहा है कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका मूल्यांकन पूछ रहा है किस मूल्य पर किया जाता है। लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन में दिया है चिट्ठी की तिथि पर अनुपार्जित या असमाप्त आय को निम्नलिखित की तरह दिखाया जाता है। मतलब कह रहा है कि चिट्ठी की तिथि पर जो हमारा बैलेंस शीट बना उस तिथि पर अनुपार्जित अनएक्रूड कमीशन अनएक्रूड इनकम को निम्नलिखित की तरह दिखाया जाता है। मैंने किस तरह पूछ रहा है इसे दिखाया जाता है। एक व्यय के रूप में, कि एक आगम के रूप में, एक संपत्ति के रूप में, एक दायित्व के, एक लायबिलिटीज के रूप में दर्शाया जाता है अनएक्रूड इनकम को। 113 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अदत्त मजदूरी अंतिम खाते में प्रकट होती है समायोजन में न हो। मतलब कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग जो वेजेज है समायोजन में नहीं दी गई है तो अंतिम खाते में कहाँ प्रकट की जाती है, कहाँ दिखाई जाती है। तो ऑप्शन में दे रहा है व्यापार खाते और लाभन खाते में, व्यापार खाते और चिट्ठे में, लाभन खाते और चिट्ठे में, कि चिट्ठे में। तो सही ऑप्शन क्या है? चिट्ठे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि समायोजन में यदि न हो तो वहाँ डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 114 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि अदत्त वेतन प्रकट होगा यदि समायोजन में न दे हुआ। ये तो हो गया क्या? दो क्वेश्चन एक, ये देखिएगा दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा दिया है। ये अदत्त मजदूरी है, ये अदत्त वेतन है। प्रकट होगा जैसे समायोजन में न दिया, सेम वही चीज़ है चिट्ठे में। ये भी उसी तरह है, वो मजदूरी के संबंध में है, ये वेतन के संबंध में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 115 नंबर क्वेश्चन है लिखा है टाइपराइटर खरीदा, इसका प्रभाव क्या होगा? टाइपराइटर खरीदेगा तो क्या पूंजी में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, दायित्व में वृद्धि होगी? इनमें से कोई? भाई टाइपराइटर खरीदेगा तो हमारी एसेट्स में वृद्धि हो गई ना, पहले से थोड़ा सा था, एक टाइपराइटर खरीदिया और एसेट्स हो गई हमारी। ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर क्वेश्चन है लिखा है कि लाभ खाते के डेबिट में दिखाया जाता है। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में किसको दिखाया जाता है? प्रत्यक्ष व्यय को? बिल्कुल नहीं। संचालन व्यय को? गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय, प्रत्यक्ष व्यय को। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, सबको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है। आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो खाता है पूछ रहा है कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो रिपीट हो गए हैं क्योंकि वो कई बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। 118 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एकल व्यापारी द्वारा आयकर का भुगतान दिखाया गया। माने एक एकल व्यापारी है, उसने आयकर का पेमेंट किया, तो आयकर का पेमेंट पूछ रहा है कि कहाँ दिखाया जाएगा। ऑप्शन है व्यापार खाते के डेबिट में, लाभहानि खाते के डेबिट में, चिट्ठे में पूंजी में से घटाकर। सही ऑप्शन यही है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से घटाकर इनकम टैक्स को दिखाया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक तरह से ड्राइंग होता है, उसका पर्सनल एक्सपेंसेज होता है। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन में दिखाए जाने वाले पूर्वदत्त व्यय की समायोजन प्रविष्टि होगी। समायोजन में दिखाए जाने वाले जो हमारा प्रीपेड है कि समायोजन प्रविष्टि क्या है? मतलब हमारा जो प्रीपेड है वो एडजस्टमेंट में दिखाया गया है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? ऑप्शन में दे रहा है उस व्यय में से घटाएंगे और संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। यही ऑप्शन सही है, पहला ही। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस को उस एक्सपेंसेस में से घटा देते हैं और बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में दिखाते हैं। और लास्ट हमारा 120 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि ह्रास समायोजन की मद में हो, यदि हमारा डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम क्या करते हैं? लाभहानि खाते में डेबिट में लिखते हैं? नहीं भाई, एडजस्टमेंट में है तो केवल वहीं नहीं लिखते हैं। व्यापार खाते के डेबिट में यहाँ तो बिल्कुल नहीं करते हैं, उसे लाभहानि खाते के डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं और एसेट्स में से घटा देते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आप लोग के टोटल 120 MCQ क्वेश्चन अकाउंटेंसी के कराए गए। काफ़ी ये हेल्पफुल आप लोग का क्वेश्चन होगा, तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। तो अब हम लोग का 10 टॉपिक 10 मैराथन का क्लास ख़त्म हो गया। मतलब आप लोग को 10 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद से मैं प्रयास करूँगा कि 2 या 3 जो शेष दिन बचा है उसमें हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करें। मतलब जितने भी 10 टॉपिक पढ़ाए हैं उस 10 टॉपिकों में से मोस्ट सेलेक्टेड 120 क्वेश्चंस कि 2 या 3 सेट आप लोग को बनाकर वो भी करा दें, ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।